हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। बच्चे आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक बता दिया था, एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न। अब बच्चे मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 15, जो 15वां प्रश्न है उसका बच्चे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए आपको लिखा गया यूपी बोर्ड गेस्ट पेपर 2023। बच्चे आपको बताया कि 23 में जो है ये जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है, उनमें से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कोशिश की गई है कि जो आपके सामने लेके आया जाए और आपको बच्चे एग्जाम में मदद मिले। आइए हम देखते हैं बच्चे 15 नंबर का क्वेश्चन वो क्या है कि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। बच्चे देखो दिया क्या है, वृत्त का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो मतलब आपका एम जो है वो है क्षेत्रफल। भाई आपको वृत्त का क्षेत्रफल और बच्चे बात करना है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका अनुपात बताना है बच्चे। तो आपको अच्छे से पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसका होता है बच्चे भुजा का वर्ग। आप लिखिए तो ये हो जाएगा भुजा का वर्ग, ये आपको बताना है। और दिया क्या गया है, तो दिया गया है कि वृत्त का जो परिमाप है वो आपके पास बराबर है वर्ग के परिमाप के। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमको करना क्या होता है, हमारे पास क्या होता है बच्चे, देखो इनमें एक रिलेशन हम निकालेंगे और वो रिलेशन यहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जब तक बच्चे जितने वेरिएबल जो अचर राशियाँ होती हैं वो कटेंगी नहीं, तब तक आप नंबर में आंसर नहीं बता पाएंगे। तो वृत्त का परिमाप आपको पता है, वृत्त का परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर, जिसको हम बच्चे सरकमफ्रेंस कहते हैं, ये हो जाएगा परिधि। तो परिधि होती है 2 पाई आर और वर्ग का हो जाएगा 4 इंटू साइड। तो आपको पता है 4 गुणे भुजा। अब यहाँ से बड़ा आसान है, ये 2 से बच्चे ये 4 कट जाएगा 2 बार में और ये हो जाएगा भुजा जो होगा वो कितना हो रहा है, वो हो जाएगा बच्चे पाई आर बटे 2। अब ये भुजा जो है पाई आर बटे 2 वहाँ हम ले जाके रखेंगे और यहाँ देखिए बच्चे पाई आर स्क्वायर ऊपर से है पहले से और भुजा का वर्ग मतलब पाई आर बटे 2 का आप क्या करने वाले हैं, पाई आर बटे 2 का स्क्वायर करने वाले हैं। जब आप स्क्वायर करोगे बच्चे तो पाई आर स्क्वायर पहले से है और इसका करोगे तो पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब यहाँ बच्चे देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक पाई से पाई कट जाएगा, आपके पास बच क्या गया, तो 1 बचा ऊपर, नीचे बचा बच्चे पाई और ये उसके नीचे 4 है, तो ये जो 4 है बच्चे आप देखिए आप ऐसे ही लिखे रहिए। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 अपान ये पाई की वैल्यू होती है 22/7 और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो इसके नीचे एक 4 पहले से था, ये आप ऊपर कर देंगे और ये जो होगा ये 7 चौको 28 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। जब इसको काट दोगे बच्चे, जब सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 से जाएगा ये 14 बार में, 2 से जाएगा 11 बार में। तो इसका जो अनुपात आ गया बच्चे, अनुपात की अगर हम बात करें तो ये अनुपात आ गया बच्चे 14 रेशियो किसका आ गया बच्चे 11। और इसका देखेंगे बच्चे ऑप्शन जो दिया है इसका जो उत्तर होगा वो इसका दूसरा ऑप्शन है और वो दिया है 14 रेशियो 11। तो बच्चे देखिए इन सब क्वेश्चनों को हमें ऐसे ही करना होता है। चलिए आइए हम आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। और 16 क्या है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात दे दिया है। दिया क्या गया बच्चे, 2 गोले के आयतनों का अनुपात दिया गया है। तो इसे आप कैसे करेंगे, तो इसे बच्चे देखिए जो आपको दिया गया है उसी को आप चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है प्रश्न संख्या 16 में 2 गोलों के आयतनों का अनुपात, ठीक है। तो गोले, ठीक है, 1 का आयतन बटे गोले 2 का आयतन, ये बच्चे आपको दिया हुआ है और ये दिया है 64/27, 64 रेशियो 27 दिया है अनुपात। तो गोले का आयतन आपको पता है बच्चे, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और ये आर पहला हुआ है तो R1 का क्यूब और ये हो जाएगा 4/3
पाई और ये R2 का क्यूब। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये 64 है और ये 27 है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा R1/R2 का पावर 3 कर दो, क्योंकि दोनों के ऊपर 3 है और ये हो जाएगा 64 और 27। जब इससे हम इसका बच्चे इधर भेजेंगे तो ये घन हो जाएगा, आपका घनमूल निकालना होगा और R1/R2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बच्चे घनमूल आपको निकालना होगा 64 और 27 का। आपको पता है कि क्या होता है 64 और 27 का क्या होगा बच्चे, 4 चौको 64, सॉरी 4 का जो क्यूब करेंगे वो होगा और यहाँ 3 का हो जाएगा। तो R1 और R2 में हमने एक रिलेशन निकाल लिया। क्वेश्चन में कह रहा था उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे, तो तुमको अच्छे से पता है कि इसका जो आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है सरफेस एरिया गोले 1 का और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है गोले 2 का। तो ये हो जाएगा बच्चे 4πr², 4πr1 का स्क्वायर और 4πr2 का स्क्वायर। तो 4π से 4π कट जाएगा। R1 और R2 की वैल्यू तुम पहले से निकाल के रखे हो, 4/3 का स्क्वायर कर दोगे और ये हो जाएगा 16/9, मतलब 16:9। तो ये बच्चे आपका हो गया कौन सा प्रश्न, तो ये 16 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चे 17 नंबर के प्रश्न की, और 17 नंबर का प्रश्न दिया है बच्चे आपका 1 से लेके 10 तक की धनात्मक जो है विषम संख्याओं का बच्चे समांतर माध्य। तो आपको पता है बच्चे समांतर माध्य का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, सूत्र। तो आपको पता है सभी नंबरों को जोड़ दीजिए और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे आपको डिवाइड होता है। तो यहाँ आपको दिया हुआ 1 से 10 तक की प्रश्न 17 की अगर हम बात करते हैं तो ये दिया है 1 से 10 विषम संख्या। तो विषम संख्या 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 10 ही तक। और ये 5 नंबरों का समांतर माध्य निकालना है तो बटे आप कर दोगे 5। ये तुम क्या निकाल रहे हो, माध्य निकाल रहे हो। तो यहाँ जो होगा आप देख रहे हैं 1 + 3 4 5 9 9 18 7 25 25 और 5, ये बच्चे 5 आ गया भाई। 25 को 5 से भाग दोगे तो ये जो इसका विकल्प कौन सा सही है, तो ये विकल्प जो है आप देख रहे हैं, विकल्प इसका चौथा सही है। आगे बच्चे प्रश्न 18 जो है ये आप ऐसे पढ़ते हैं, लिखा माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। आपको दिया तोरण, आयत, बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। तो माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा, जब आप ग्राफ बनाते हो तो कैसे बच्चे, तोरण द्वारा, ठीक है। एक उच्च होता है, एक मतलब अगर कहें एक लेस देन ग्राफ होता है, एक मोर देन ग्राफ होता है, उस तोरण उसको बोलते हैं बच्चे। तो 18 का जो है पहला ऑप्शन है और वो है बच्चे तोरण। आगे अगर हम बात करें तो 19 नंबर की बात करें, 19 नंबर प्रश्न में तो ये लिखा यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तो तुमको दे दिया है बच्चे, माध्य तुमको दे दिया है बच्चे 27 और बहुलक दे दिया है बच्चे, बहुलक जो दे दिया है वो 45 दे दिया है। तो माध्यिका बतानी है, माध्यिका आपको बतानी है कितनी होगी। तो बच्चे एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है, वो क्या होता है, देखो माध्यिका जो अगर देखा जाए तो बच्चे थोड़ा ये ऐसे याद करते हैं, 3 गुणे माध्यिका बराबर 2 गुणे माध्य, और ये क्या होता है माइनस, ये घटा दोगे और बहुपद को, मतलब बहुलक को, ये फार्मूला होता है। अब इसमें बच्चे 3 गुणे माध्यिका, तो 3 माध्यिका आपको निकालनी ही है। ये 2 27 और ये तुम्हारा हो जाएगा 45। अब यहाँ पे बच्चे देखो 27 दूनी 54 होगा, यही होगा। आप देख रहे हो 2 मीन प्लस मोड, ये प्लस होता है बच्चे। अब यहाँ से हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा बच्चे आपका 45। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 99 होगा। अब अगर हम बात करें तो माध्यिका की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 99/3 और ये आ जाएगा 33 और ये दूसरा विकल्प सही है।
आगे एक और प्रश्न है जो बच्चे सिर्फ आपको लिखना है, इसका आपको सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन 20 की बात अगर हम करते हैं तो इसमें लिखा है वर्गीकृत आंकड़ों से अधिक प्रकार, यही बच्चे अधिक प्रकार और कम प्रकार वाला तोड़ा यही है। कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु से भुज से आंकड़ों का प्राप्त होता है। जब बच्चे आप लिखा हुआ है अधिक प्रकार और कम प्रकार, जब बच्चे आप अधिक प्रकार वाला ग्राफ और कम प्रकार वाला ग्राफ बनाते हो तो ये जहाँ कटते हैं इससे हम क्या निकालते हैं बच्चे, इससे हम माध्यिका निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्यिका निकालते हैं। तो यही बच्चे इसका ऑप्शन है और ये आपका ऑप्शन है 2 माध्यक। ठीक है, तो हमने बच्चे क्या सॉल्व कर लिया, हमने बच्चे 1 से लेके 20 तक के, ठीक है, पूरे के पूरे MCQ बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करके आपको दे दिया। बच्चे इसको आप 1-2 बार कर लीजिएगा। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बच्चे और लोगों तक ये पहुंच सके। और सबसे अच्छी सोच जो होती है वो बच्चे हमारी लाइफ लॉन्ग यही रहती है। अगर बच्चे हम किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं तो हमारी भी मदद ऊपर वाला करेगा ही करेगा। ये हमारी एक सोच होनी चाहिए। अब आइए हम खंड ब के बारे में पढ़ते हैं। खंड ब क्या कह रहा है? तो खंड ब आपको दिया हुआ है और इसमें लिखा सभी खंड आपको करने हैं। जो भी प्रश्न दिया है वो आपको करना है। और ये भी देखो प्रश्न बच्चे आपको लगाना है। तो देखिए इसको लगाएंगे कैसे, देखिए आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आप जितना पढ़ेंगे बच्चे उतना ही आसान होगा। आपको अच्छे से पता है बच्चे, अगर आप एक बार किसी रास्ते पर जाएंगे, दोबारा आपको कई सालों के बाद भेजा जाए या बहुत दिनों के बाद भेजा जाए तो आप जानते हैं कि चीज़ें जो होती हैं वो भूल जाएंगी। लेकिन जब बार बार आप जाएंगे तो आपको याद होगा। अंधेरी रातों में भी आपको अगर जाने के लिए कह दिया जाए तो आप चले जाएंगे। आइए हम बात करते हैं खंड ब की शुरुआत करते हैं। और खंड ब जो है वो क्या है तो आप देखिए 2 नंबरों का एक प्रश्न होगा और यहाँ लिखा है सबसे पहला बच्चे, ठीक है, पहले का ये क दिया हुआ है। खंड ब में पहले का क, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 है, 2 से विभाज्य है, तो यह कथन सत्य है अथवा असत्य। अब बताइए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो बच्चे देखो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। पहला संख्या अगर 1 है तो अगला संख्या क्या होगा? 2। ध्यान से यही समझ लेना है। अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अगली 2 होगी। अगर मान लो कि पहली संख्या हमारी 8 है तो अगली संख्या क्या होगी? 9 होगी। तो इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं बच्चे, इसमें बड़ी एक कॉमन सी चीज है। कोई भी नंबर लगातार आप ले लो, 1 ले लो तुम 100 और 1 ले लो इससे आगे 101, क्या यह 2 से विभाज्य होगा? हाँ, बिल्कुल विभाज्य होगा। ये सत्य बात है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सत्य है। और इसके लिए ऐसे उदाहरण आपको नहीं देने हैं, ऐसे उदाहरण आपको सिर्फ समझने के लिए। अगर मान लो कि पहला नंबर मेरा 1 है तो अगला नंबर हमारा 2 होगा और ये 2 से बिल्कुल विभाज्य है। तो ये बच्चे लगातार नंबर जो होते हैं वो आप एकदम अच्छे से जानिए। जो लगातार नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? तो जो लगातार नंबर होते हैं वो बच्चे एक विषम होता है, एक सम होता है हमेशा। तो एक आपका हो जाएगा बच्चे n और अगला नंबर होगा बच्चे आपका n+1। और आपको मैं अभी से बता दिया हूँ ये 2 से क्यों भाज्य हो गया। अगर ये मेरा सम है तो अगला विषम होगा और सम संख्याएं जो होती हैं वो बच्चे 2 से कटती हैं। सभी सम संख्याएं 2 से कटती हैं। अगर मान लो कि ये मेरा विषम है तो ये मेरा सम हो जाएगा बस। तो एक कोई ना कोई सम रहेगा। लगातार 2 नंबर कुछ भी ले लो यूनिवर्स की, उसमें एक होगा सम और दूसरा होगा विषम, लगातार होना चाहिए। तो जब सम संख्या हमारी 2 से कटती है तो ये कथन हमारा क्या हुआ? सत्य हुआ। अब अगर हम बात करते हैं ख दिया है हमको, इसी का ख क्या दिया हुआ है तो ये आप देख रहे हैं ख क्या है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो लिखा है cot थीटा बराबर 7/8 और आपको वैल्यू बतानी है, मान बताना है 1 + sin थीटा और 1 + cos थीटा। अगले ब्रैकेट में बच्चे आपके साथ है
1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये देखो कैसे होगा, जब देख रहे हो कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है तो पहले देखें क्या ये और आसान हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो हम इसको जो है फिर देखेंगे, साइन की वैल्यू लेके आएंगे, लेकिन ये आसान हो सकता है। यहाँ देखो लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको अच्छे से पता है बच्चे a प्लस बी ए माइनस बी अगर कहीं भी हो तो इसका जो स्क्वायर फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 ही होता है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये भी पता है कि 1 माइनस साइन को हम कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और इसको कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बच्चे अगर हम देखना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये फार्मूला होता है, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो दे दी गई है 7/8 दे दी गई है 7/8। इसका जब स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का होगा 64। तो ये प्रश्न जो है आपका ख हो गया। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो गो प्रश्न की बात करेंगे, और जो गो है पहले का वो क्या कह रहा है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास, आपका जो बर्तन है वो शंक्वाकार है, मतलब एक कोन है, जो आइसक्रीम का कोन आप खाते हैं वो, और या आप जोकर की टोपी को बोले या बर्थडे कैप बोले, सभी के सभी शंक्वाकार होते हैं, शंकु के आकार के। तो ये पहले का बच्चे गौ का जवाब देखिए क्या है आपका, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो पहले शंक्वाकार एक बर्तन बना दीजिए, और आंतरिक व्यास दिया हुआ है ये है आपका 10, और इसकी ऊंचाई दे दी गई है बच्चे 24। तो अगर हम बात करें इसका व्यास दिया है बच्चे 10, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या आधी होती है, तो ये हो जाएगा 5, और ऊंचाई आपको दे दिया है 24। ये किसका है बच्चे, शंकु का। इसमें पानी भरा है, इसमें लिखा है कि इसमें पानी भरा है, और पानी को एक बेलनाकार बर्तन, इसमें पानी जो भरा है उसको हम लेके आ रहे हैं और एक बेलनाकार बर्तन में लाके इसको डाल दे रहे हैं। इसमें दिया गया है कि बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 है, ये व्यास इसका दे दिया है 20, और यहाँ पे बच्चे आपको दे दिया है इसकी ऊंचाई जो है वो आपको बताने के लिए कह रहा है, इसकी ऊंचाई h जो है वो बताने के लिए कह रहा है। तो तुमको पता है बच्चे जो पानी यहाँ रहेगा वही ना पानी यहाँ पे डालोगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम ये लिखेंगे, ये जो है वो आपका बेलनाकार है, तो हम बात करेंगे, ठीक है, बेलन का आयतन वो बराबर होगा शंकु के आयतन के। अब अगर हम बात करते हैं बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई और r स्क्वायर h। बच्चे दोनों के फार्मूले में थोड़ी सी बदलाव रखेंगे क्योंकि इसमें दिया हुआ है, और यहाँ जो होता है वो होता है पाई, ठीक है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। बच्चे देखो यहाँ दोनों, यहाँ त्रिज्या को छोटे r से लिखा हूँ, यहाँ त्रिज्या को बड़े r से, ऊंचाई को यहाँ छोटे h से ये रख दिया हूँ। यहाँ बच्चे देखो ये पाई से पाई कट जाता है, ये r बेलन का आयतन, तो बेलन का ये बच्चे दिया हुआ है व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या हो जाएगी बच्चे 10। तो ये हो जाएगा 10 × 10, ऊंचाई आपको बेलन का बताना है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई हम कैसे बताएंगे, तो आप देखिए ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ रेडियस, यहाँ त्रिज्या है 5 × 5 × 24 ऊंचाई, तो 3 वाटे 24। अब यहाँ ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी, अगर हम निकालते हैं बच्चे तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 5 × 5 × 8 बटे 10 × 10,
तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, दूनी 8। तो ऊंचाई जो होगा बच्चे वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका हो गया पहले का गो। अब हम बात करेंगे बच्चे पहले के घ वाले प्रश्न पे। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। अगर पहले के हम बात करने जा रहे हैं घ वाले प्रश्न पे, तो घ वाला प्रश्न है क्या ये देखते हैं। और घ वाला जो प्रश्न है वो है बच्चे, हाँ, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य बताइए। तो आपको बच्चे जो घ प्रश्न दिया है वो दिया है समांतर माध्य बताना। आपको देखो बच्चे वर्ग अंतराल दे दिया है, ये दे दिया है बच्चे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, बस यही है। आगे आपका दे दिया है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जो बोलते हैं बारंबारता, वो 2 दे दिया है, 7 दे दिया है, 12 दे दिया है, 15 है, 8 है और 6 है। अब बच्चे अगर हम बात करते हैं समांतर माध्य निकालना है, तो आपको पता है समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, मतलब बारंबारता का जोड़ 2, 7, 9 और 12, 21 और 21, 5, 26, 10, 36, 8, 44, 6, 50। अब अगर हम बात करते हैं तो बारंबारता के बाद एक्स आई निकालते हैं बच्चे, और ये तुमको पता है इन दोनों को, ठीक है, जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 10 और 20 30 होता है, 10, 20, 30, 30 का आधा 15, 20, 30, 50, 50 का आधा बच्चे 25। अब हमको पता है ये सब बच्चे 10 के गैप में है, तो सब 10 बढ़ते जाएगा। 15, 10, 25, 10, 35, 10, 45, 55 और ये कितना होगा 65। अब तुम्हारे पास क्या है, ये इसका जोड़ तो आ गया है सिग्मा एफ आई। अब तुमको जो है इसमें एफ आई फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं बारंबारता को, इसका बच्चे इससे गुणा कर दोगे एक्स आई से, और 15 दूनी 30, 25 साते 175, 12 पचे 60, 6 हुआ और ये हो जाएगा 420, 15 पचे 75, 7 और 67, ये 440 और 6 पचे 30 और 36, ये होगा तो 39। अब ये निकालना है एफ आई एक्स आई, इन दोनों को जोड़ के। तो ये 5, 5, 10 हो गया, 4, 7, 11, 11, 2, 13, 13, 7, 20, 4, 24 और 24 और 9, 33, 3 हुआ, 3, 3, 6, 4, 10, 10 और 6, 16, 4, 20, 20, 1 कितना होगा बच्चे 21। तो ये हो जाएगा 2130। अब जब माध्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2130 बटे 50, ये कट गया, 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20, फिर आपके पास 13, 5 दूनी 10, 5 छके 30, ये आपका समांतर माध्य हो गया। अब ये घ हो गया, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बच्चे आपको दिया है अंग, और अंग क्या कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। आपको पता है ये जो है ये आपका, ठीक है, कौन से चैप्टर से था, पाठ नंबर 14 से था, ठीक है। और इसके बाद जो है ये 7वें चैप्टर से आ गया, और वो दिया हुआ है प्रश्न आपका ये कि बिंदु 4 और 6 और बिंदुओं इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना। देखो बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। अंगों वाले को अगर हम बात करें, लिखा है एक दिया है बिंदु 6, -6 और 10, दूसरा दिया है बच्चे 3 और -8, और यहाँ दे दिया है -4 और 6। तो इसमें ये कह रहा है कि तुमको अनुपात बताना है। अनुपात यहाँ मतलब M1 रेशियो M2 तुमको बताना है, ये बताना है। तो आपको अच्छे से पता है इसका नाम x1 लिखते हैं, y1 लिखते हैं, इसको x2 लिखते हैं, y2 लिखते हैं, और इसको लिखते हैं x और y।
अब जो इसका अंतः विभाजन का जो फार्मूला होता है, जिसको हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं, वो क्या होता है, कोई भी एक जो तुमको मन करे, या तो तुम्हारा मन करे यक्स, तो बच्चे देखो यक्स में माइनस है, अगर माइनस से तुम घबराते हो तो y का फार्मूला लिख लो। y इक्वल टू होता है m1x, भाई m1 लिखूंगा, सॉरी y है तो y2 प्लस m2 y1 अपान ये हो जाएगा m1 प्लस m2 बटे ये होता है। अब बस इसी फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। y की जगह पे 6 रखेंगे, m1 हमको पता नहीं है, y2 पता है -8, m2 पता नहीं है, y1 पता है 10, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2। अब ये 6 से गुणा होगा तो 6m1 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2। अब m1 एक तरफ कर दो तो ये इधर आएगा, तो 14m1 बराबर ये उधर जाएगा, तो 10 में से 6 को घटा दोगे तो ये आ जाएगा 4m2। अब m1 अपनी तरफ रखो, m2 को बुला लो, और 4 है और ये 14, 2 दूनी 4, 2 7 14, तुम्हारा रेशियो आ गया 2:7। तो ये हो गया बच्चे तुम्हारा अनुपात, निकाल दिए किस अनुपात में विभाजित करती है, तो ये इस अनुपात में। अब अंगों के बाद बच्चे जो है वो आपका चौ है, और ये कह रहा है, ये भी इसी पाठ से है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु, आपको चौ दिया हुआ है और ये क्या है, तो कह रहा कि के का मान बताइए, किसका, तो के बच्चे दिया, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन दे दी गई है कि ये जो हमारे बिंदु हैं वो तीनों बच्चे संरेख हैं। तो संरेख का मतलब आप जानते हैं एक रेखा में है, तो ये कहते हैं संरेख का जो कंडीशन होता है वो होता है बता रहा हूँ, और 3 बिंदु दे दिए हैं, 2 3 4 और के, और एक है 6 और -3। तो यहाँ बच्चे संरेख का जो होता है नियम वो क्या है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ x1, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो x1 हो गया 2। अब यहाँ बच्चे लिखा है y2 में से y3 को घटाइए, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास k माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है तो +3 प्लस x2 हो जाएगा 4। अब -3 में से घटाएंगे -3 को, प्लस x3 ये हो जाएगा 6, और y1 में से, y1 तुम्हारा ये रहा y1, 3 में से घटाएंगे k को, और ये जो होता है 0 के बराबर। जब कोई भी पॉइंट एक रेखा में होगी तो वो बच्चे संरेख कहलाती है, और इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसलिए इस त्रिभुज नहीं बन रहा तो इसका एरिया जो होता है वो 0 के हम बराबर कर देते हैं। ये 2 के, और ये हो जाएगा 6, और -3 -6, और 6 चौको 24, और ये हो जाएगा 6 18 -6 के बराबर 0। 2 के और -6 के 4 के। अब यहाँ जो है 18 और 6 जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, तो ये हो गया 18 और 6 24, और 24 में से 24 गया तो 0 या +0 बराबर 0। तो के का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, देखो -4 के बराबर 0, तो के बराबर 0 बट्टे -4, और ये आ जाएगा 0। तो ये बच्चे के की वैल्यू आपको बतानी थी कि ये जो है संरेख हो। तो ये जो हो गया आपका, मैं प्रश्न संख्या पहले का ये आपका 6 जो पार्ट था वो ख़त्म कर दिया। अब बच्चे इसके बाद मैं शुरू करूँगा प्रश्न संख्या 2, ठीक है। तो ये बच्चे आपको मैंने समझाया, अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें। थैंक यू।